लॉर्ड कृष्णा नमन एवरीवन, लॉर्ड कृष्णा नमन ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, क्लास 8th साइंस का। ठीक है, तो अब ये एग्रीकल्चर में आएगा, है ना। तो अब हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, वो हम एक बार देख लेते हैं। हम इसमें डिफाइन एग्रीकल्चर सीखेंगे, क्लासीफाई क्रॉप बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इनलिस्ट द एक्सप्लेन द बेसिक एग्रीकल्चर टेक्निक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, है ना। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन, एक्सप्लेन द नाइट्रोजन साइकिल, है ना। नेम अ फ्यू फूड आइटम ऑफ्टन फ्रॉम एनिमल। तो ये सब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। अब एग्रीकल्चर का हमारे देश में, यानी कि हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर किस तरह से है, तो उसके बारे में भी हम आपको कुछ बता दें। एग्रीकल्चर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन इंडिया। इंडिया का एग्रीकल्चर एक सबसे मोस्ट सेक्टर है, मतलब इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। ठीक है, इट अकाउंट फॉर अराउंड 80% ऑफ जीडीपी। हमारे देश का 18% जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि 18% टोटल आमदनी इसी से आता है ना। इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 80% ऑफ जीडीपी। ओके, Ministry of Labor and Employment, the sector employs 45.7% of the workforce in 2014-15। 2014-15 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि हमारे देश का जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उसके अनुसार आंकड़ा मिला था कि जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं वो 45.7% इसी सेक्टर में वर्क करते हैं। Almost all variety of crop are produced in country due to the diverse climate condition। अब आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो डाइवर्स हैं। यहाँ 2 बार मानसून का आना रहता है ना। तो अब इतने डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग तरह की फसलें अलग अलग स्टेट में उगाई जाती हैं। मेरे हर स्टूडेंट को देश के हर राज्य पर नज़र होनी चाहिए कि कौन से राज्य में कौन सी फसल सर्वाधिक उगाई जाती है और हम किस फसल पर विश्व में किस नंबर पर हैं, ये भी आपको याद करना होगा। एग्रीकल्चर के आपको खुद से नोट्स बनाने होंगे। इसके लिए आपको एग्रीकल्चर पीपीटी गूगल पे टाइप करना होगा और वहाँ से जो प्रेजेंटेशंस आएंगी उनमें से अपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको खुद से सिलेक्ट करने होंगे। ये आपका एक्स्ट्रा वर्क होगा। ठीक है, द प्रोडक्शन इंक्रीज सबस्टेंटली आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 1970। 1970 के दशक के बाद जो हरित क्रांति के द्वारा जो प्रोडक्शन बढ़ा था उसके बारे में भी हम जानेंगे। व्हेन HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स वर इंट्रोड्यूस। 1970 के दशक में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन पहली बार लाया गया तो ऐसा मतलब माना गया कि हम अपनी यील्डिंग को बढ़ाएंगे, हम क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। अब एक बार मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश का पोटेंशियल कितना है। देखो, ये सारा चैप्टर में नहीं है लेकिन जानना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हम भारत में रहते हैं और भारत हमारा घर है। इंडिया इज़ अवर होम। ठीक है, तो इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 253.16 मिलियन टन। पहले हमारा 253.16 मिलियन टन का प्रोडक्शन था, जिसे बढ़ाकर ये इंक्रीज हुआ है और 280 मिलियन तक पहुंच गया है। 280 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यानी कि अभी हमारा देश 280 300 के समथिंग मिलियंस टन्स में ग्रेन्यूल्स खाद्यान्न पैदा करता है ना। इंडियन एग्रीकल्चर बिगिन बाय 9000 BC और हमारे देश का यानी कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर शुरू हुआ था वो 9000 BC में हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ अर्ली कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे प्लांट्स में कल्टीवेशन किया था। सभी फसलें हमारे देश में नहीं थी, जैसे कि पोटैटो जिसे हम कहते हैं सोलानम टिब्रोसम, गेहूं जिसे हम कहते हैं ट्राइटिकम एस्टाइबम। तो ये अलग अलग कंट्री से लाए गए थे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जो इम्पोर्टेंट ग्रेन्यूल्स हैं, जो खाद्यान्न हैं, उनके बारे में भी अपने अलग से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या करना होगा, अलग से नोट्स बनाने होंगे।
A4 साइज़ की आप एक शीट मार्केट से ले लीजिए और उसमें अपने हर रोज़ नोट्स बनाइए और मुझे सेंड करिए, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर बिगन 9000 BC यानी 9000 BC में जो भारत का जो कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, और इसमें एक अहम भूमिका थी सिंधु नदी की, जिसे हम इंडस रिवर कहते हैं। अब सिंधु नदी जो है आपके नॉर्थ में है, जम्मू कश्मीर से निकली हुई है, और इसकी 5 जो हैं सहायक नदियां हैं जिन्हें कहते हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। ये सभी नदियां जो हैं कहीं ना कहीं अपना जो पानी है वो पाकिस्तान की तरफ जाने देती हैं। अब चूंकि पहले ये भारत का ही एरिया था, पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान दोनों ही भारत का एरिया था, और यहाँ सबसे अच्छी फसल उगाई जाती थी, है ना। तो इस तरह से सबसे शुरुआती दौर की अगर हम बात करें कि 9000 BC में सबसे पहले फसलें कहाँ उगाई गई थी, तो सिंधु नदी के आसपास ही सबसे पहले देखने को मिली थी, जहाँ पे आप पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, है ना। ये सब पहले के ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे फसलों के उगने के हमें बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि हाँ यहाँ पे पहले फसलें उगाई गई थी, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे कि इंडिया रैंक सेकेंड वर्ल्ड वाइड इन फ्रॉम आउटपुट। जब हम इस तरह के पॉइंट सुनते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा फील होता है कि इंडिया रैंक सेकेंड वर्ल्ड वाइड इन फ्रॉम आउटपुट। अगर फसलों में, एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो आपका देश सेकेंड पोजीशन पर है, यानी कि आपका जो कंट्री है वो सेकेंड पोजीशन पर है पूरे संसार में, है ना। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि डबल मानसून लीड टू हार्वेस्ट इन अ ईयर। हमारे देश में डबल मानसून आते हैं, है ना। डबल मानसून लीड टू हार्वेस्ट इन अ ईयर। हमारे देश में एक साल में 2 बार मानसून आते हैं, इसलिए इंडिया रैंक सेकेंड वर्ल्ड वाइड इन फ्रॉम आउटपुट। इसलिए आपका देश जो है सेकेंड पोजीशन पर है। टोटल जियोग्राफिकली एरिया की अगर बात करें कि कितनी जगह में एग्रीकल्चर यानी कि खेती होती है, तो 328 मिलियन। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे टोटल जियोग्राफिकल एरिया के बारे में। तो 328 मिलियन हेक्टेयर जो है हमारे यहाँ पे पूरे देश के पास ज़मीन है जिस पे हम खेती करते हैं। एक बार फिर याद कर लीजिए, 328 मिलियन हेक्टेयर। नेट एरिया यानी कि अगर हम पूरी एरिया जहाँ पर हम बीज बोते हैं तो 142 मिलियन हेक्टेयर ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पर हम बीज बोते हैं। उसके बाद ग्रॉस क्रॉप्स एरिया जो हमारे पास है वो है 119.8 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें हम राइस 94 मिलियन टन पैदा करते हैं, वीट 74.8 मिलियन टन पैदा करते हैं, कोर्स सीरियल्स 36.1 मिलियन टन पैदा करते हैं, पल्सेस 219 यानी कि 219.3 मिलियन टन पैदा करते हैं, ऑयल सीड 314.3 मिलियन टन पैदा करते हैं, फूड ग्रेन 27.2 मिलियन टन पैदा करते हैं। तो ये हमारे देश का पोटेंशियल है, ठीक है। हमें काफ़ी गर्व होता है अपने देश के ऊपर, क्योंकि हम विश्व को सेकेंड नंबर पर लीड कर रहे हैं। 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। 2/3 जो इंडियन पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में एंगेज्ड है। फूड ग्रेन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मेड इन इंडिया। और फूड ग्रेन जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं देश के लिए। इंडिया एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइस, यानी कि हमारा देश एक्सपोर्ट भी करता है ना, एग्रो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करता है ना। कौन कौन से? टी, कॉफ़ी, ये सब। अब एक फुल फॉर्म आपको याद करनी है, GSDP। जैसे अभी तो GDP आपको बताई थी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि GSDP क्या है तो आप कहेंगे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, अब हम चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। टर्म टू रिमेंबर, हमें क्या क्या जानना है? सबसे पहले हमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में जानना है, लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर प्लांट। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टस एक लैटिन वर्ड है, कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन, यानी कि हॉर्टस का कल्टीवेशन। तो यहाँ पे क्या है,
एक तरह से हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावरिंग प्लांट के। फिर हम बात करेंगे मैन्योरिंग क्या होता है, मिक्सिंग मैन्योर विथ सॉइल, यानी कि मैन्योरिंग क्या होता है, मैन्योर को मिक्स करना सॉइल के साथ। और मैन्योर तो पता ही है आपको, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक सब्सटेंस के द्वारा बनता है, काउडंग्स के द्वारा बनता है। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग सीड लाइन्स फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड। तो आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो ट्रांसप्लांट की जाती हैं। पहले नर्सरी में बोया जाता है और नर्सरी से निकाल कर उन्हें मेन फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे कि ओराइजा सेटाइवा है ना, धान का नाम क्या है, ओराइजा सेटाइवा। प्यारे विद्यार्थियों, अब से हम आपसे बॉटनिकल नेम्स के मतलब बॉटनिकल नेम के द्वारा ही आपसे किसी भी प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। मैं आप सभी से एक बार कहना चाहूँगा कि आप एक लिस्ट बना लीजिए, हर रोज़ आपके घर में कौन से वेजिटेबल्स यूज होते हैं उनके बॉटनिकल नेम याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हमें 250 से 300 बॉटनिकल नेम याद करने हैं और हर रोज़ 2 से 3 बॉटनिकल नेम हमें याद होने चाहिए, है ना। जैसे कि गेहूं का है ट्राइटिकम एस्टाइबम, सरसों का है ब्रिस्का कंप्रेस्ड, पीली सरसों का है ब्रिस्का निग्रो, राई का है ब्रिस्का जंसिया, यानी कि आपको ये सब करना ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलो उसके बाद हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई और ड्रिप मीन्स बूंद बूंद। अब बूंद बूंद सिंचाई तो आज के ज़माने में ही संभव हो पाई है, पहले तो ऐसा नहीं था, है ना। द टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन इन विच वाटर इन रिलीज ड्रॉप बाई ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ प्लांट्स, है ना। फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे। मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ मैन मेड कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड विच प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, यानी प्लांट को जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वो फर्टिलाइजर के द्वारा ही होती है। फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं, यूरिया है जिसका सूत्र होता है NH2CO NH2 यूरिया, DAP, NPK, है ना, जिंक, ये सभी क्या होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, है ना। और जिस तरह के न्यूट्रिशन को प्लांट को ज़रूरत होती है उसके आधार पर सॉइल टेस्टिंग के बाद ये फर्टिलाइजर आप प्लांट को देंगे। बेडीसाइड क्या होता है, बीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट। आपकी क्रॉप में बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, है ना। केमिकल विच डिस्ट्रॉय वीड्स, जो ऐसी घासों को नष्ट कर दें विदाउट हार्मिंग द क्रॉप। आपकी क्रॉप को कोई हार्म नहीं होगा, आप यहाँ पर वेडिसाइड का यूज करेंगे। तो वेडिसाइड के साथ साथ मैं आपको पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, इनके बारे में भी जानकारी दे दूँ। तो पेस्टिसाइड में पेस्ट को रिमूव किया जाएगा, है ना। इंसेक्टिसाइड में इंसेक्ट को मारा जाएगा दवाई के द्वारा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फार्मर्स जो हैं दवाइयों का छिड़काव करते हैं, तो वही तो ये नाम है, वेडिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए। फंजीसाइड क्या होता है, फंगस अगर लग गई है कहीं भी प्लांट्स में तो उसको नष्ट करने के लिए फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा, है ना। अब हम बात करेंगे बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मतलब बफर में बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक करना, है ना। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि अडानी साहब ने FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट लेके देश में बहुत बड़े बड़े मतलब भंडारण गृह बना दिए हैं भंडार करने के लिए, है ना। तो ये सब न्यूज़ आप सुनते रहते होंगे। तो ह्यूज रिजर्व स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन मेंटेन बाय द गवर्नमेंट टू मीट एनी फूड स्कैरसिटी माने कमी, यानी कि भोजन की कमी को ख़त्म करने के लिए सरकार हर साल बफर स्टॉक करती है। किसानों से खरीदारी करके सरकार बड़ी मात्रा में बफर स्टॉक करती है खाद्यान्न का, ठीक है। अब हम बात करेंगे एपीकल्चर, जो कि एक अप्लाइड एग्रीकल्चर का फील्ड है जिसमें रियरिंग ऑफ हनी बी ऑन लार्ज स्केल के बारे में हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।